रोजनामा खबरें के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। गुज़श्ता जुमरात को लोकसभा में वक्फ बिल पेश किया गया। किरण रिजिजू जी ने बिल पेश किया और थोड़ी देर बहस होने के बाद ही उसको जेपीसी बनाने की सिफारिश कर दी गई। जेपीसी तश्कील हो गई और उस बिल को वहाँ भेज दिया गया। वहाँ बहस होगी। मुख्तलिफ पार्टियों के मेंबरान यानी 31 मेंबरों पर मुश्तमिल, जिसमें राज्यसभा लोकसभा के मेंबरान शामिल हैं, एक कमेटी बना दी गई है। उस कमेटी के अरकान उस पर डिस्कस करेंगे, उस पर उठाए गए एतराज़ात पर गौर करेंगे और उसके बाद फिर बिल क्या शेप लेता है, उसकी क्या शक्ल होती है, कौन कौन सी सिफारिशात उसमें आती हैं, उसका लेखा जोखा 6 महीने में सामने आता है कि 1 साल में सामने आता है कि 1 साल 2 साल लग जाते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल ये बिल ठंडे बस्ते में चला गया है। अपोजिशन ने उसकी मुखालिफत करके उसने भी ये मैसेज दे दिया कि सरकार अगर कोई ऐसी पॉलिसी लाती है जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ हो तो हम उसके खिलाफ मुत्तहिद हैं और एक आवाज़ होकर हम उसकी मुखालिफत करेंगे। इसी तरह से जो बीजेपी के अंदर वो लोग शामिल थे जिनको कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट दरकार हैं, जिनको मुस्लिम वोट उनकी मजबूरी है, उन पार्टियों ने उस पर अपना रिजर्वेशन दिया और उन्होंने ये मुतालबा किया कि इस बिल में तरमीमात की ज़रूरत है, अमेंडमेंट की ज़रूरत है, इसलिए इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के हवाले कर दिया जाए। उसमें टीडीपी ने मशरूत हिमायत की। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी ने यानी चिराग पासवान की पार्टी ने उस बिल की मुखालिफत की, क्योंकि 2025 में चुनाव होना है बिहार में असेंबली का और चिराग पासवान की पार्टी को दलितों के साथ साथ मुस्लिम वोटों की भी ज़रूरत है, क्योंकि गुज़श्ता पार्लियामानी चुनाव में वो 100% रिजल्ट लाई थी। एनडीए में उसको 5 सीटें दी गई थी, उन्होंने 5 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी। लेकिन इस दौरान में जो जो सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज बात है, जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी, वो बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी, सुशासन बाबू जी की पार्टी ने उसकी खुलकर हिमायत की है। उसने ये कहा कि ये बिल मुस्लिम दुश्मन नहीं है। पार्टी के जो वजीर एनडीए सरकार में शामिल हैं, माननीय लल्लन सिंह ने खुलकर उसकी हिमायत की और इतनी ज़्यादा हिमायत की कि किसी बीजेपी वाले ने भी उसकी इतनी हिमायत नहीं की थी। उसने तो कांग्रेस को भी आईना दिखा दिया। कांग्रेस को खूब बुरा भला कहा गया लल्लन सिंह जी की तरफ से। ये वही लल्लन सिंह जी हैं जो पहले जनता दल यू के अध्यक्ष थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उनको अलग करके खुद सदर बन गए थे और बाद में उनको पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाकर उनको मरकज में मंत्री बनवा दिया। तो हैरत इस बात की है कि नीतीश कुमार जी, जिनको मुसलमानों का हमदर्द समझा जाता है, जिन्होंने बहरहाल ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के साथ सरकार चलाने के बावजूद भी बीजेपी को हिंदुत्व का एजेंडा बिहार में उस तरह से चलाने नहीं दिया जिस तरह से बीजेपी अपनी रियासतों में चलाती है। लेकिन आखिर अब ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार की पार्टी ने उस बिल की हिमायत कर दी जिसके खिलाफ पूरा मुल्क आकर खड़ा हो गया है। अपोजिशन की कोई पार्टी नहीं बची जिसने उसकी मुखालिफत नहीं की हो। बीजेपी की हिमायत करने वाली पार्टियों ने भी उसकी मुखालिफत करी, लेकिन नीतीश बाबू चट्टान की तरह बीजेपी के साथ खड़े रहे। क्या सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनकी पार्टी को बिहार में मुसलमानों के वोटों की ज़रूरत नहीं रही? क्या वाकई क्या वो इतने मजबूर हो गए हैं कि उनको बीजेपी के सामने मुखालिफत करने की अब कोई हिम्मत नहीं रही? वो कल भी चुप थे, वो आज भी चुप हैं इस बिल के बारे में। लेकिन उनकी पार्टी के अंदर मौजूद एक सबसे बड़ा सेकुलर चेहरा, एक बहुत ही खाँटी समाजवादी माने जाने वाले और बहुत ही बैलेंस बात करने वाले केसी त्यागी जी ने भी आखिर उस बिल की हिमायत कर दी, जो उस पार्टी के स्पोर्स पर्सन भी हैं और नीतीश कुमार के पॉलिटिकल एडवाइज़र भी हैं। तो हमें उम्मीद ये थी कि नीतीश कुमार की पार्टी शायद बैलेंस करे, बीच का रास्ता इख्तियार करे, लेकिन वो तो चिराग पासवान की पार्टी से भी 2 कदम पीछे रह गए। तो क्या इसका मतलब ये है कि बीजेपी नीतीश कुमार को दबाना चाहती है, या नीतीश कुमार की इमेज खराब करना चाहती है, या नीतीश कुमार खुद ही आत्महत्या पर उतारू हैं? और क्या उनको 2025 में होने वाले मुस्लिम वोटों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए
एक हल्का ये कहता है कि जनता दल यू ने मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया है, और ऐसे समय में विश्वासघात किया है जब उनको सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की मदद की ज़रूरत थी, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी के 16 अरकान और इसके अलावा टीडीपी के अरकान बीजेपी की सरकार की बैसाखी बने हुए हैं। अगर नीतीश कुमार ने उसकी खुलकर मुखालिफत कर ली होती तो शायद ये बिल पेश ही ना हुआ होता। इसका मतलब ये है कि कैबिनेट में जब ये बिल पेश हुआ तो उस वक्त भी नीतीश कुमार की पार्टी ने उसकी मुखालिफत नहीं की थी। तो अब फिर इसी सवाल पर आते हैं, क्या नीतीश कुमार को मुस्लिम वोटों की ज़रूरत नहीं रही है? क्या वो इतने सक्षम हो गए हैं कि 2025 का असेंबली चुनाव बगैर मुस्लिम वोटों को जीत लेंगे? क्या वो एक तरीके से वॉक ओवर दे रहे हैं आरजेडी के लिए? क्या वो वॉक ओवर दे रहे हैं लालू के लिए, तेजस्वी यादव के लिए? क्योंकि उनकी इस विश्वासघात को शायद ही मुसलमान भूलें, क्योंकि ये जो बिल है इसकी जो दो सबसे खतरनाक बातें हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं, उसमें 44 अमेंडमेंट किए गए हैं, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि उसके अंदर अब गैर मुस्लिम को भी, नॉन मुस्लिम को भी मेंबर बनाया जा सकेगा, जो कि अब तक ये प्रथा नहीं रही है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो खतरनाक बात है वो ये है कि एक कलेक्टर राज कायम हो जाएगा और ज़िला का कलेक्टर ये तय करेगा, अगर उस पर कुछ डिस्प्यूट है किसी जायदाद के ऊपर, वक्फ बोर्ड कहता है कि ये हमारी है, कोई दूसरा फरीक कहता है कि हमारी है, तो ज़िला कलेक्टर फैसला करेगा कि ये किसकी है और इस फैसलों को माना जाएगा। लोग ये बात देख चुके हैं कि एक ज़िला कलेक्टर ने आज से कई दहाई पहले एक ऐसा फैसला किया था जिसके जख्म आज तक पूरे हिंदुस्तान के जिस्म पर मौजूद हैं। उस फैसले के असरात आने वाले नस्लों पर भी नजर आएंगे। तो जिला कलेक्टर को इतना इख्तियार दे देना जाहिर है कि ये एक तरीके से औकाफ की जायदाद को हड़प करने की बात है। आइए फिर ये आते हैं कि आखिर क्या जनता दल यू के अंदर किसी भी किस्म की सुगबुगाहट नहीं है? क्या जनता दल के तमाम मेंबरान पार्लियामेंट जो है उसके हामी हैं? क्या जनता दल की मुस्लिम लीडरशिप भी उसकी हामी है, या उनकी जुबानें इतनी कमज़ोर हैं, इतनी गुंग हैं कि वो बोल नहीं सकते, वो हिम्मत नहीं कर सकते, वो दम नहीं मार सकते, वो नीतीश के सामने किसी भी तरह के इख्तलाफ करने की जरूरत नहीं रखते? तो यहाँ ये बात भी समझ लेने की ज़रूरत है कि अब वो दौर चला गया है। ये मुस्लिम लीडरों के लिए वार्निंग है जो उस पार्टी के अंदर मौजूद हैं, या किसी भी पार्टी के अंदर ऐसे मुस्लिम लीडर मौजूद हों, कि अब वो वक्त चला गया है कि दो चार मौलवियों को, दो चार दरगाह वालों को, दो चार खानकाह वालों को, दो चार जुब्बा दस्तार वालों को आप इकट्ठा कर लें, उनको किसी के दरबार में हाजिर कर दें और कह दें कि ये देखिए ये सारे मुसलमानों के लीडर हैं और ये मुसलमानों की हिमायत है। सोशल मीडिया ने सबको जागरूक बना दिया है। तो इस तरह की बेवकूफ़ियों में, इस तरह की हिमाकतों की सियासत का दौर ख़त्म हो गया है। बीजेपी ने उस मुस्लिम लीडरशिप का भी खात्मा कर दिया है जिसका वेलकम किया गया है, करना चाहिए, कि जो एक मिडिल मैन की भूमिका निभाते थे सरकार के और मुसलमानों के दरमियान में। वो उनके लिए एक ऐसा लफ्ज़ आता है जिसको मैं यहाँ कहना नहीं चाहता, लेकिन उस लीडरशिप ने जो मिडिल मैन का किरदार अदा करके वो इस बात को बावर कराती थी कि हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ हैं तो सारे मुसलमान आपके साथ हैं। अभी ऐसा नहीं है, मुसलमान खुद फैसला करता है। उसने 2024 में बता दिया कि आप कुछ भी सोचते रहें, हम वही करेंगे जो मुसलमानों के फेवर में है, जो इस मुल्क के फेवर में है। तो ये इस तरह की पॉलिटिक्स, ये जो टोपी लगाकर या गले में जो है गमछा डालकर जो एक मुसलमानों की अलामत समझा जाता है, या इफ्तार पार्टियों में शरीक होकर, या इफ्तार पार्टियां बुलाकर, या उनको खास लोगों को बुलाकर उनकी दावतें करके, या किसी को हज कमेटी का चेयरमैन बना के, या इस तरह के उनको ओहदे देकर अगर ये समझा जाए कि सारे मुसलमान हमारी मुट्ठी में आ गए हैं, तो अब ये सियासत का दौर ख़त्म हो गया है। ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स का दौर ख़त्म हो गया है। जनता दल यू को इस बात को समझ लेना चाहिए कि अगर वो इस तरह के फैसले करेगी, या इस तरह के फैसलों में साथ देगी, या इस तरह के फैसलों में पीठ के पीछे छुरा घोंपेगी, तो उसकी इस गलती को, या और भी जनता दल यू जैसी कोई पार्टी होगी, उसको किसी भी कीमत पर मुस्लिम कम्युनिटी अब माफ़ करने वाली नहीं है। वो ऐसे तमाम लोगों को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गई है, और उसने सिखाया भी है कि जो काम किसी के लिए करते हैं, दिखाई किसी के लिए काम करते हुए दिखते हैं, वो होते किसी के साथ हैं लेकिन उनका हाथ कहीं और मिला होता है। वो नज़र किसी के साथ आते हैं लेकिन उनके जो हाथ हैं वो पीछे किसी दूसरे के हाथ में होते हैं। ये राजनीति अब चलने वाली नहीं है। जनता दल यू को भी ये समझ लेना चाहिए, और हर उस पार्टी को समझ लेना चाहिए
कि मुस्लिम वोटर खामोश ज़रूर है, वो बोलता नहीं है, वो रिएक्शन नहीं देता है, वो गुस्सा नहीं हो रहा है, वो हर तरह की ज़ातियाँ, हर तरह के मसाइब, हर तरह के मज़ालिम, हर तरह का दबाव, हर तरह की परेशानियाँ बर्दाश्त कर रहा है, रिएक्शन नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर वो रिएक्शन देगा तो इसका फ़ायदा कहाँ होने वाला है और किसको होने वाला है। उसकी इस खामोशी ने हिंदुत्व की सियासत का दम निकाल दिया है। उत्तर प्रदेश उसकी एक मिसाल है, क्योंकि जब वो रिएक्शन करेगा तो उस पॉलिटिक्स को फ़ायदा होगा जो मुसलमान को एक रिएक्शनरी नेशन के तौर पर देखती है, और वो चाहती है कि वो सड़कों पर आए, वो मुखालफत करे, वो चिल्लाए, वो हंगामा करे, वो सड़कों पर आए, लेकिन वो आपके कहने से सड़कों पे आने वाला नहीं है, वो बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है। कोई ठोस बात होगी, कोई मसला होगा, कोई ऐसी चीज़ होगी जो लगेगा वाकई जेन्युइन है, मुसलमान साथ में खड़ा हुआ नजर आएगा। लेकिन अब बेवकूफ़ नहीं बना सकते। विश्वासघात अगर आप करेंगे तो आपको उसका जवाब भी मिलेगा, और जवाब मिलेगा वोटों की शक्ल में जो आपके खिलाफ जाएंगे। इसलिए अब इस तरह की राजनीति को छोड़ दीजिए। ये हाथ मिलाकर दगा देने वाली सियासत का दौर नहीं चलने वाला है। मुसलमान का वोट, मुस्लिम वोटर, मुस्लिम नौजवान बहुत बेदार हो गया है। वो चाहे मुस्लिम जमातें हों, चाहे सियासी जमातें हों, अब वो ये सब भूल जाएं कि वो जो कहेंगी वो होगा, वो जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। वो आपकी सियासत का निवाला नहीं बनने वाले हैं। वो आपकी देख का वो गर्म मसाला नहीं बनेंगे। वो आपकी बिरयानी का वो मसाला नहीं बनेंगे कि आप उसको बिरयानी को मज़ा लेने के लिए उसको डालें, और जब बिरयानी बन जाए तो उसको उठाकर निकाल कर कूड़े में डाल दें। इसलिए आप मुस्लिम कम्युनिटी के जज्बात को समझिए। जनता दल यू को भी ये वार्निंग है कि ये जो उसने दगा दी है, ये जो विश्वासघात किया है, ये जो धोखा दिया है, इसका उसको 25 में इसकी दस्तक ज़रूर सुनाई देगी। आज के लिए बस इतना ही।